हेलो, दिस इज़ सोनू सराफ एंड यू आर वाचिंग द एड्यू वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोगों का बहुत दिनों से डिमांड था कि मैं ऑनलाइन क्लास लेकर आऊँ, कोरोना के कारण आप लोग मेरा ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो आप लोगों के डिमांड पे मैंने एक नया चैनल स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे, द एड्यू वर्ल्ड। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों के डिमांड पे मैंने स्टार्ट किया है इस चैनल को, और स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट मैं लूँगा। पहला क्वेश्चन कि इस वीडियो को कौन लोग देख सकते हैं, तो मैंने थंबनेल में ही लगा रखा है कि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, बीपीएससी हो, या किसी भी प्रकार का कंपटीशन का एग्ज़ाम, तो उसमें जो जीएस का, जनरल साइंस का जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चन 6 to 10th के साइंस के ही होते हैं, वहीं से वो क्वेश्चन बनते हैं और उसको आप लोग रटने लगते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, रटने से सॉल्यूशन उसका नहीं निकल पाता है, अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। तो उसी को अगर आप लोग थ्योरी वाइज थ्योरी जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ उस तरह आप पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो उसके बाद आप सिर्फ नोट्स ही पढ़ के जाएंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए, तो ये बेसिकली क्लास 9th का ही ये चैप्टर है एनसीईआरटी का मोशन। ठीक है, तो क्लास 9th वालों को कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा इस नोट्स को ले सकते हैं। उनका भी जो क्वेश्चन है, स्कूल का जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे यहीं से आएंगे। ठीक है, तो मैं कंपटीशन का जो बच्चे बीएचयू सैनिक वगैरह का तैयारी करते हैं तो उनका भी मैं एंट्रेंस के लिए तैयारी कराता हूँ। ठीक है, तो वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन। 5-7 वीडियो आएगा, सारा मोशन चैप्टर को मैं उसमें कवर करके ख़त्म कर दूंगा। और आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जो भी मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा टॉपिक बाई टॉपिक एग्जाम्पल के साथ आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। आप लोग समझने के बाद सिर्फ एग्ज़ाम के पहले एक बार पढ़ के जाइएगा, देखिएगा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे जनरल साइंस में, किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में। रटिए मत, मैं हमेशा यही कहता हूँ। ठीक है, समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मोशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन को हिंदी में हम लोग गति कहते हैं। ठीक है, तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी टेकिंग एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो देखिए, मोशन का जो डिफिनेशन है हम 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं पहला डिफिनेशन बताता हूं जो कि सटीक डिफिनेशन माना जाता है, तो मैं उसको बोलता हूं, जरा सुनिएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ बॉडी कवर्स और डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। एक बॉडी को हम मोशन में तब बोलेंगे जब वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं एक बॉडी हूँ, चाहे वो बॉडी एबायोटिक हो, वॉट एवर, वो किसी प्रकार का बॉडी हो सकता है। जैसे मैं भी एक बॉडी हूँ, चाहे कोई व्हीकल्स है, तो मैं यहाँ से यहाँ गया तो मैंने कुछ न कुछ डिस्टेंस कवर किया, बहुत थोड़ा सा ही, और उस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ न कुछ टाइम यहाँ पे जरूर लगा है। ठीक है, तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ बॉडी कवर्स और डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कोई बॉडी को हम मोशन में तब बोलेंगे जब बॉडी कुछ डिस्टेंस को कवर करता है और कुछ टाइम उसमें लगा हो, चाहे वो मिली सेकेंड में हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, 10 साल हो, वो मैटर नहीं करता है। उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा है तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में। बॉडी जब अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, कुछ डिस्टेंस कवर करके अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, अपना स्थान चेंज कर लेता है, कुछ टाइम लग जाता है, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं कि ये बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो क्लास 9th के एनसीईआरटी में कुछ डिफिनेशन मोशन का ऐसे दिया गया है, तो इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अभी जिस डिफिनेशन को मैंने बोला है तो वो डिफिनेशन जो है ज़्यादा सटीक है। क्यों ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है तो उसको भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहले इस डिफिनेशन को भी देख लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी टेकिंग एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे पहले स्टेशनरी बॉडी क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, उसके बाद इस डिफिनेशन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो स्टेशनरी बॉडी स्थिर बॉडी को कहते हैं, जो बॉडी रेस्ट में हो, रुका हुआ हो। ठीक है,
और रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, तो यहाँ एक एग्जांपल से हम लोग रेफरेंस पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। लेट कंसीडर कीजिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है। आप यहाँ निकले और यहाँ से आप निकले और आपको जाना है, स्कूल जाना है, तो आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आपको स्कूल जाना है। तो मैं बोलूँ कि आपने मोशन किया तो कितना डिस्टेंस को कवर किया है, घर से स्कूल जाने में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया था। आपने लेट से किया, आपने बोला कि मैंने 500 मीटर डिस्टेंस को कवर किया है घर से स्कूल जाने में, तो इसका मतलब आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, इसका मतलब आपने मोशन किया है। तो ये 500 मीटर डिस्टेंस जो है आपने किसको कंसीडर करके बताया है, तो आपने अपने घर को कंसीडर करके मुझे बताया है कि मैं 500 मीटर डिस्टेंस जो है तय किया हूं और मोशन मैंने किया है। तो किसको कंसीडर करके आपने किसको रेफरेंस के तौर पे किसको लिया, यहाँ पे घर को लिया। ये आपका ऑफिस भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, मतलब जहां से भी आप अपने डिस्टेंस को मुझे तुलना करके बता रहे हो, जिस भी पॉइंट को स्टेशनरी बॉडी को, घर स्टेशनरी बॉडी है, जिस भी स्टेशनरी बॉडी को आप रेफरेंस एज अ रेफरेंस बता रहे हो कि जिससे आप तुलना करके बताओगे कि मैं इतना डिस्टेंस कवर किया हूं मोशन करके, तो उसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा एक स्टेशनरी बॉडी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक मिनट जरा इसको साफ कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ से इस घर को हटा देता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ से इस घर को हटा देता हूँ, ठीक है, अब मैं इस घर को हटा देता हूँ, अब मैं बोलूँ कि बताओ आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना आपने मोशन किया है कि नहीं, तो आप बोलोगे 500 मीटर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अब रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं हमारे पास। तो अब अगर आप 500 मीटर किसको कंसीडर करके बता रहे हो, तो इस केस में ये गलत हो जाएगा। तो यही वजह है कि ये डिफिनेशन जो है मुझे उतना एक्यूरेट नहीं लगता है, ठीक है। तो मैंने अभी जो डिफिनेशन आपको बोला कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ बॉडी कवर्स और डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी बॉडी को हम मोशन में तब बोलेंगे जब वो बॉडी कुछ डिस्टेंस को कवर करता है अपने पोजीशन को चेंज करके, और कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब कुछ टाइम वो जरूर लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में। तो मैं उस डिफिनेशन को भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस डिफिनेशन को लिख देता हूँ, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, और करके यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और बॉडी is said to be in motion if body covers a distance with respect to time। तो आप लोग इस डिफिनेशन को भी जरूर लिख लीजिएगा, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट लगता है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा मोशन क्या है। तो मोशन क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ बॉडी कवर्स और डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको मोशन में बोल देंगे बॉडी को। तो उसी का जस्ट अपोजिट होता है रेस्ट, ठीक है। यहीं पे याद हो जाएगा आप लोग को, इसको देख लीजिए। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट्स सेड टू बी इन रेस्ट। किसी बॉडी को रेस्ट में तब बोलेंगे जब वो बॉडी अपना पोजीशन को, अपना जगह को नहीं चेंज करता है, मतलब बॉडी कोई भी डिस्टेंस को कवर
नहीं करता है, वहीं स्थिर रहता है स्टेशनरी पोजीशन पे, स्थिर पोजीशन पे, तब ना वो पोजीशन को चेंज करेगा तो ना ही उस पे टाइम को कंसीडर हम लोग करेंगे कि बॉडी ने कोई टाइम कंसीडर किया। ठीक है, तो बॉडी ना ही पोजीशन को चेंज किया, इसका मतलब वो ना ही वो कोई डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो हम इसमें टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे कि उसने टाइम लिया डिस्टेंस कवर करने में। तो रेस्ट बहुत इजी है, जस्ट मोशन का अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर बोल देता हूँ, आप लोगों को याद हो जाएगा। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो आप लोग रेस्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स, ये सब मोशन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने मोशन देख लिया है, ठीक है, रेस्ट भी देख लिया है, आप लोग समझ भी गए हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हिंदी में भौतिक मात्रा कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जितने भी क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है, जितने भी क्वांटिटीज होते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? भौतिक मात्रा। किसी भी क्वांटिटी को जब हम माप सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल जैसे लेंथ, उसको हम लोग माप सकते हैं, डिस्टेंस को माप सकते हैं, टाइम को हम लोग मापते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, वेट को मापते हैं, मास को मापते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं। तो ये सब क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटीज से हुए। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। भौतिक मात्रा को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो दो पार्ट में, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, उसके पास कोई भी डायरेक्शन ना हो, मतलब उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा एक न्यूमेरिकल, एक नंबर में एक वैल्यू होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ 5 kg, ठीक है, तो 5 kg वेट को बता रहा है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में वो भी कौन सा क्वांटिटी है? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। 5 kg अगर मैं बोलूँ कि 5 kg आटा ले आओ, तो उसमें हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन की उसमें बात नहीं कर रहे हैं। तो 5 kg ये जो न्यूमेरिकल, ये जो नंबरिक वैल्यू है, नंबर वाला जो वैल्यू है, यही है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 2 मीटर लेंथ, तो ये 2 मीटर क्या है? ये 2 जो है ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये केजी क्या है? तो ये केजी यूनिट्स है। अभी हम लोग यूनिट्स अभी तुरंत जस्ट उसके बारे में बात करेंगे कि यूनिट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। 2 क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई भी डायरेक्शन ना हो, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस, मास, वेट, तो मैं बोलूँ कि मेरा 40 kg वेट है, 50 kg वेट है, 60 kg वेट है, तो इसमें कोई डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी में भी एक स्केलर क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्यों है? कि एक मेजरेबल वैल्यू है। जो भी जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो एक मेरा 50 kg वेट है, एक मेजरेबल वैल्यू है, तो मैं बोल रहा हूँ उसको मापा जा सकता है, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में भी कौन सा क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वेट में हम डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस 50 किलोमीटर, तो इसमें भी हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट
तो ये स्केलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें टॉपिक ही पढ़ना है, तो इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट को भी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी आप लोग समझ गए होंगे, अदिश राशि जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, वो एक यूनिट के साथ रहता है और उसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। देखिए यहाँ पे एक यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, तो और उसके बाद मैग्नीट्यूड है, तो उस वैसे क्वांटिटी को सिर्फ ही स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि किसे कहते हैं? तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी का ही एग्जांपल हो जाएगा, फोर्स, ठीक है। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास आगे जाके हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। फोर्स में भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। फोर्स को, अच्छा देखिए, मैग्नीट्यूड को हम लोग दिखाने के लिए, क्योंकि उसके साथ डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स को लिखते हैं तो उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, डोनेशन एरो से हम लोग देते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है, एरो ऊपर लगा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से दिखाते हैं और उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, तो एरो से पता चल जाता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके साथ साथ इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन को भी डिफाइन कर रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम माप सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर को, वेट को, मास को, इन सब चीज़ों को मापा जा सकता है, ये सब मेजरेबल है। तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मैंने नहीं, साइंटिस्टों ने, हम तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैंने बोला कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, एक न्यूमेरिक वैल्यू हो, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्शन के बाद उसमें हम लोग नहीं करते, उसके बाद डायरेक्शन ना हो तो उसको स्केलर क्वांटिटी कह देंगे। जैसे वेट, तो इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मास, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस, ठीक है, तो इसमें भी डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? टेम्परेचर, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? स्केलर क्वांटिटी का। और वेक्टर क्वांटिटी मैंने क्या बताया कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और एज वेल एज उसके पास क्या हो? उसके पास डायरेक्शन भी हो, दिशा भी हो, ठीक है, क्या हो? दिशा भी हो, परिमाण हो और उसके साथ साथ दिशा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट को मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ही हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और फोर्स नेक्स्ट चैप्टर में फोर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सबको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, कोई ना कोई डायरेक्शन, और नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट साउथ, कुछ भी डायरेक्शन को भी ये डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एरो से दिखाते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को एस से एरो दिखाते हैं, फोर्स को यहाँ पे एस। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये एक दिशा वाला क्वांटिटी है, इसके बाद कुछ ना कुछ परिमाण भी है और कुछ न कुछ ये दिशा को भी डिफाइन कर रहा है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए मैं हट जाता हूँ, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स देखा हमने, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, और आप लोग समझ भी गए हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिट्स, इकाई या मात्रक जिसको हिंदी में कहते हैं, आप लोग समझ रहे हैं। तो यूनिट किसे कहते हैं? तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा कि ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं, ठीक है, जैसे वेट, मास से टेम्परेचर सबको माप सकते हैं, वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जिस टूल्स का
जिस औजार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, जो चाहे वो वेट है, मास है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वॉल्यूम है, जो भी है, उन सब को मापने के लिए जिस टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस टूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप वो टूल्स क्या क्या हो सकते हैं। मीटर, केजी, ग्राम, लीटर, यही तो वो टूल्स है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए करते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी मैं बोलूँ 50 केजी तो 50 मैग्नीट्यूड हो गया, और जो केजी है वही तो वो टूल्स है जो कि यूनिट को शो कर रहा है, उसी को तो यूनिट बोलेंगे। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट के टाइप्स कितने होते हैं। यूनिट आप लोग समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक मात्रा को मापने के लिए जिस औजार का, जिस टूल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट को मैंने दो पार्ट में बांट दिया है, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट, अब आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं, देखिए ऐसा यूनिट जो कि किसी भी दूसरे पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंस हो, ठीक है, जो कि बेसिक हो, फंडामेंटल हो, स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंस हो, किसी और दूसरे पे डिपेंड ना हो, और उससे हम लोग फंडामेंटल यूनिट का इस्तेमाल करके हम लोग दूसरे यूनिट्स को बना सके, जिसको हम लोग डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, जो कि स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंस हो, किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, वो अपने आप में ही स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट को बेसिकली 7 भाग में हम लोग रखते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, कैंडेला एंड मोल। तो इस टॉपिक को हम लोग नहीं डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, हमें यूनिट सिर्फ देखना है। तो लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, शॉर्ट में उसको एम से डिनोट कर देते हैं, एसआई। ठीक है, मास को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, केजी, उसको शॉर्ट में लिखते हैं। टाइम को हम लोग सेकेंड में मापते हैं और उसको एस शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में और कैपिटल ए शॉर्टकट में उसको लिखते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला को हम लोग कैंडेला में ही मापते हैं, उसको शॉर्टकट में सीडी लिखते हैं। पदार्थ की परिमाण मतलब मोल को हम लोग शॉर्टकट में MOL लिखते हैं, MOL है। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करके हम लोग जितने भी और सब यूनिट होते हैं वो सबको डेराइव्ड करते हैं, बनाते हैं, उसी को डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करके जिस यूनिट को बनाया जाए उसको डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो डेराइव्ड यूनिट देख लीजिए, यहाँ पे डेराइव्ड हुआ है स्पीड। स्पीड का जो यूनिट है, जो टूल है जिससे हम लोग उसको मापेंगे, वो देखिए वो डेराइव्ड हुआ है, आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस को हम लोग मापते हैं, तो फंडामेंटल में खोजिए कि डिस्टेंस को हम लोग किस में मापते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम लोग लेंथ ही तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है जो कि किसी बॉडी के द्वारा कवर किया जाता है, उसी को तो डिस्टेंस कहते हैं। तो वो क्या किस में मापते हैं, मीटर में। तो मैंने यहाँ क्या ले लिया है, मीटर ले लिया है। टाइम का फंडामेंटल क्या है, सेकेंड, तो यहाँ सेकेंड ले लिया है, तो इसको मीटर पर सेकेंड ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट का यूज करके, इस्तेमाल करके हमने डेराइव्ड यूनिट बना लिया। तो फंडामेंटल जो है ये अपने आप में इंडिपेंडेंस था, और इसका इस्तेमाल करके हमने डेराइव्ड यूनिट बना लिया है। दूसरा वेलोसिटी बात करें तो वेलोसिटी हम लोग को आगे टॉपिक में पढ़ना है, इसलिए मैं इसके बारे में अभी पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, सिर्फ मैं ये डेराइव्ड यूनिट समझाना चाहता हूँ। तो वेलोसिटी के एग्जांपल है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसी बॉडी के द्वारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। कोई बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब वो जाती है तो उस बॉडी
उस एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो एक डिस्टेंस ही है। कैसा डिस्टेंस है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसका मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस एक लेंथ को दिखाता है। तो लेंथ को हम लोग किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। तो मैंने यहाँ मीटर ले लिया। और टाइम को हम किस में लेते हैं? सेकेंड में लेते हैं। तो मैंने यहाँ सेकेंड ले लिया। तो फिर से मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का भी जो यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड, वही तो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, वही तो टूल्स है। तो वेलोसिटी का टूल्स मीटर पर सेकेंड और स्पीड का टूल्स भी मीटर पर सेकेंड आ गया। तो हमने यूनिट पढ़ा कि ऐसा टूल जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापता है उसको क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। उसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो इंडिपेंडेंस होता है, जिसकी मदद से हम डेराइव्ड करते हैं दूसरे यूनिट को। डेराइव्ड यूनिट ऐसा यूनिट होता है जिसको फंडामेंटल यूनिट की सहायता से हम लोग डेराइव्ड करते हैं। और हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। तो कॉम्पिटिशन में इससे बाहर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के साथ हमारा क्लास आज यहीं समाप्त होता है। ठीक है, और हम लोग आगे फिर कंटिन्यू मोशन को करेंगे। 5-7 वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं पूरा मोशन को कवर कर दूँ कि कॉम्पिटिशन में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बना सकें। ठीक है, तो 9th वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। आपका भी जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इधर से ही आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बहुत ज़रूरी है। और ये जो नोट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं बनाता हूँ जो अभी तक कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं। ठीक है, मैं उस पर ही बनाता हूँ। तो आगे के वीडियो में फिर हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। और मैं बता दूं कि ये डिमांड पे मैंने इस चैनल को ओपन किया है, आप लोगों के डिमांड पे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। ठीक है, मेरा सहयोग करें। तो मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा और मुझे मोटिवेट करें। ठीक है, आपको क्या करना है आप जानते हैं। तो ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।